Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss this article which has come in Indian Express. So this is about the recent visit of our Prime Minister to Kuwait. Express me on PM's Kuwait visit, right? Delhi must deliver on West Asia promise. PM Modi said it takes 4 hours to reach Kuwait from India, but it took 4 decades for the Prime Minister of India. तो मतलब ये जो कंट्री है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है. इट जस्ट टेक 4 hours. स्टिल इट टुक 4 decades फॉर PM टू गो देयर. वैसे एग्जैक्टली है कहाँ पे, यू नो वेयर इज कुवैत. लाइक लेट्स से ये है हमारा इंडिया, राइट, और यहाँ पर अरेबियन सी. तो यहाँ पर होता है पाकिस्तान, हमारी बाउंड्री यहाँ पे पाकिस्तान के साथ है. फिर पाकिस्तान के साइड में है ईरान. अब लोग कहेंगे अफ़गानिस्तान होता है, बट अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, वो ऊपर है. यहाँ वाटर बॉडी पे उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. तो ईरान के बिल्कुल साइड में है इराक. उसको बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आता है इस वाटर बॉडी पे. दिस वाटर बॉडी इज़ पर्शियन गल्फ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, पर्शियन गल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से छोटी सी कंट्री है एक, कुवैत. दिस इज कुवैत. यहाँ पे है सऊदी अरेबिया और दिस इज़ द अरेबियन पेनिनसुला. उसके यहाँ पे कॉर्नर पे टिप पे है यूएई. दुबई जाते ना लोग घूमने बहुत, इट्स हियर. और फिर यहाँ पर है ओमान और येमन, दोनों कंट्रीज, ओमान एंड येमन. दिस वाटर बॉडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वाटर बॉडी के अराउंड जो कंट्रीज है वहाँ से हमारा काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्रूड ऑयल आता है. तो हम देख सकते हैं कि कुवैत इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. यूएई की फ़्लाइट दुबई की फ़्लाइट से बहुत दूर नहीं होती हैं, मे बी 3 hours, और कुवैत की तो 4 hours की यहाँ पे लिखी है. तो दिस रीजन इज़ वेस्ट एशिया. इनफैक्ट यहाँ पे सीरिया भी है. तो ये जो रीजन है दिस इज़ वेस्ट एशिया जो यहाँ पर लिखा है. और कुवैत बहुत दूर नहीं है, फिर भी हमें बहुत टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में. इट मीन्स कि हमने अभी तक उसके साथ उतनी अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं करी है इतने टाइम तक. वेल लेट. But it only takes one misstep to undo its strategic presence in the region. India must ensure that the budding relationships with moderate Arab states translate into concrete national gains. अब वो कह रहे हैं अब हमें मॉडरेट स्टेट्स के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप्स हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए. बट व्हाट इज़ दिस मॉडरेट अरब स्टेट्स? अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री याद है तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, उसमें बेसिकली 2 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड करते थे. एक थे मॉडरेट्स. मॉडरेट्स कौन थे? जो पीसफुल वेज में बिलीव करते थे कि भाई हमें ब्रिटिश को ना पेटिशन लिखनी चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड एवरीथिंग, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन हमें मेथड्स यूज़ करने चाहिए. और एक दूसरा ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट, जो कहते थे ये पेटिशन रिक्वेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, वी नीड मास मूवमेंट्स, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके फाइट करो, थोड़ा वायलेंस इज ऑल राइट. तो ये 2 ग्रुप्स थे. ऐसे ही मॉडरेट अरब स्टेट्स हैं जो पीसफुली इस एरिया में जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में बिलीव करते हैं, और दूसरे जो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड हार्डलाइनर्स, राइट. Now next, it takes 4 hours to reach Kuwait from India, but it took 4 decades for the Prime Minister of India. PM Narendra Modi's comment during his visit to Kuwait, the last Indian PM to visit the country was Indira Gandhi, underscores the diplomatic and strategic neglect of a region that should have been of vital importance to New Delhi. क्यों है ये region इतना important? बार बार ये बात जो कर रहे हैं, why it is important? Why it is important? This region is important because इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में हम यहाँ से लेते हैं. तो यहाँ पर इस रीजन में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस, कुछ भी होता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है, उससे क्या होता है, इस ऑयल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं. सी, इकोनॉमिक्स में कोई भी प्राइस कैसे हम डिटर्मिन करते हैं? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई.
थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी सप्लाई बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है मार्केट में, प्राइस घट जाता है। लेकिन जब क्या होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए हैं, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का ध्यान हट जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन हो गई कम, मतलब आपकी सप्लाई तो है कम पर डिमांड तो ज़्यादा है या उतनी ही है। अब वो चीज़ कम है, ज़्यादा लोगों को वो चाहिए, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जब यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और इंडिया तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट करती है, तो हमारे लिए इंपोर्ट बिल्स बहुत बढ़ जाते हैं। और उससे इश्यू क्या होता है, हमें पेमेंट रुपीज़ में तो करनी होती नहीं है, डॉलर्स में करते हैं, तो क्या होता है, हमारा रुपी बहुत वीक हो जाता है। कि किसी डिमांड डॉलर की बढ़ गई, मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी है, डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, रुपीज़ की इतनी डिमांड नहीं रही, उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो रुपी का एक्चुअली में क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है हमारा रुपी। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें इंपोर्ट अब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, सेम ऑयल के लिए भी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर रीजन में पीस रहे। और फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एक्सेसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। मान लो ऑयल ही नहीं मिले तो कैसे कंट्री चलेगी, हम लोग बहुत डिपेंडेंट है इस रीजन पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन हमारे लिए। सेकेंडली, दिस वॉज नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स बट फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो। एक और चीज़ क्या है कि पाकिस्तान का भी एंगल है। सी, दिस रीजन हैज़ मोस्टली दोज कंट्रीज दैट फॉलो इस्लाम, तो पाकिस्तान का भी एक बहुत एंगल होता है, काफ़ी उसको सपोर्ट करती है यहाँ की कंट्रीज़, और पाकिस्तान हमारे लिए एक डेफिनेटली सिक्योरिटी थ्रेट है, तो एक वो इशू भी रहता है। फिर एक अनदर रीज़न वाई दिस एरिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ डायस्पोरा। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, स्पेशली एक वर्किंग क्लास के लेवल पे वर्कर्स, तो वहाँ पर वो लोग बहुत लेबर क्लास की तरह काम करते हैं, पर सिटीजन्स वो हमारे हैं, तो उनकी जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हमें करनी पड़ेगी। वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं फैसिलिटीज़ मिलती, बहुत बार एक्सप्लॉयटेशन के केस होते हैं। यू हैव सीन दैट मूवी गोट लाइफ, वेरी नाइस मूवी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे कोई इंडियन यहाँ से काम के लिए गया और उसको कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ से रेमिटेंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बहुत सारे पैसे यहाँ पे सेंड करते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए अगेन बहुत यूज़फुल हैं। और यहाँ की कंट्रीज़ का एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, तो हमें बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है यहाँ से। सो फॉर दिस रीजन ऑल्सो दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। For decades after Saddam Hussein invaded Kuwait in 1990, the latter was justifiably upset at India's ambivalence on the violation of its sovereignty. There may have been good reasons for Delhi's position. The geopolitics of the time, India's relative closeness to the erstwhile Soviet Union, and its sympathy for the Ba'athist governments like Hussein's. अब 1990 में क्या हुआ था कि 1990s में देयर वॉज इन्वेजन, सद्दाम हुसैन ने इन्वेजन किया था, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक बाय कुवैत। उनकी सॉवरेनिटी, उनकी जो खुद की पावर थी वो बिल्कुल वायलेट हो गई, और उस टाइम हमने उनके लिए कोई बहुत स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने उनके लिए कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं ली। और ये रीजन से बता रहे हैं कि भाई उस टाइम की जियो पॉलिटिक्स ऐसी थी। जियो पॉलिटिक्स उस टाइम की जो जियो पॉलिटिक्स इज लाइक ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। जब आप पॉलिटिक्स में कुछ यूज़ करते हो बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन, उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन, तो उस वजह से हम उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। फिर हम लोग सोवियत यूनियन के बहुत क्लोज थे बट कुवैत नहीं था। और सोचो, जिस पर्सन ने उनकी कंट्री में इन्वेजन किया उसकी पार्टी के लिए हमारे मन में सिंपैथी थी, तो कैसे हम लोग उनको कोई सपोर्ट दे पाते, मॉरल सपोर्ट भी नहीं दे सकते थे, फॉरगेट अबाउट अदर काइंड ऑफ सपोर्ट। तो इसलिए हमारी रिलेशन पहले उनके साथ अच्छी नहीं रही, कोल्ड रिलेशंस रही इस वजह से। एंड दिस बाथिस्ट, व्हाट इज दिस बाथिस्ट, एक्चुअली सद्दाम हुसैन की पार्टी का नाम था, और उसकी खुद की एक फिलॉसफी थी, उसने शुरू की थी बाथिज्म। व्हाट इज बाथिज्म? Baathism is actually, you can say a mix of Arab nationalism and socialism.
अब ये नेशनलिज्म और सोशलिज्म क्या होते हैं? एक तो जिन भी वर्ड्स के पीछे इज्म आता है इट मीन्स सम आइडियोलॉजी। तो नेशनलिज्म में क्या होता है भाई, बहुत आपके अंदर अल्ट्रा फीलिंग होने लगती है फॉर योर नेशन ओनली, मतलब इस वे में कि वो नेगेटिव हो जाता है कई बार। आप बाकी लोगों को जो दूसरे कल्चर से हैं, जो दूसरी लैंग्वेज से हैं, हम कई बार उनको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उनकी तरफ हेट्रेड करने लगते हैं, इसकी वजह से वॉर्स हो जाते हैं, नॉट जस्ट विद अदर कंट्रीज बट विद इन द कंट्रीज। विद इन द कंट्री वॉर को क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। तो वो तक भी हो जाते हैं अगर दूसरी थोड़ी एथनिसिटी के लोग होते हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आप अपने उसको जो आपके लिए नेशन उसको सिर्फ सेंटर पे रखते हो, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हो। सोशलिज्म इज समथिंग लाइक ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, नॉट इंटायरली ऑपोजिट, क्योंकि कैपिटलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट तो कम्युनिज्म है। सोशलिज्म कम्युनिज्म का ही माइल्ड फॉर्म होता है थोड़ा। कैपिटलिज्म क्या होता है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो अर्न करेगा वो उसकी प्रॉपर्टी है और वो ज़्यादा कमाता जाता है और लेबर क्लास उसके लिए काम करती रहती है, तो कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, जो गेन हुआ है सब में बटेगा, ये होता है कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म थोड़ा उसका माइल्ड फॉर्म है। तो सोशलिज्म भी इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के, दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए वेल्थ की इन फ्यू हैंड्स, दैट शुड नॉट बी द केस। ये होता है सोशलिज्म। तो ये वाली फिलॉसफी इनकी पार्टी फॉलो करती थी। The problem was that in subsequent years, few attempts were made to bridge the divide. Even though Kuwait reopened its doors to Indian workers across sectors and skill levels. तो the issue is कि हमने बाद में भी कोशिश नहीं करी, चलो उस टाइम तो अलग सिनेरियो था, उसके बाद भी we didn't try. Even if Kuwait was ready to take lot of our workers. India's engagement with West Asia and the Persian Gulf, जो मैंने बताया वाटर बॉडी जिसके सराउंडिंग ये सारी कंट्रीज हैं, particularly the moderate Arab states, has recovered and deepened considerably over the last decade. बहुत बार होता है ना, इनफैक्ट पीएम मोदी ने ही कितनी विजिट करी है इस रीजन में, कभी सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ तो बहुत बेटर हो गए हमारे रिलेशंस पहले से, कितने लोग अब वहाँ जाने लग गए हैं। The challenge for Delhi now is to ensure that the warmth is translated into concrete national gains. तो भाई जो हमारी फ्रेंडशिप है उसका थोड़ा हमें फ़ायदा भी हो। PM Modi held several meetings, including with Kuwait's Amir Sheikh, Meshal, Al Ahmed, Al Jubair, Al Sabah, Crown Prince, this. अगर ये RC में आ रहा है आपके एग्जाम में, देखो यहाँ तक ये सिर्फ नेम्स हैं, फटाफट इसको स्किप करके नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो, बिकॉज इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं किसी का नाम पिक करके सेलेक्ट करना होगा, तो कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, तो ऐसी लाइंस को स्किप करके अपना टाइम बचाओ, नेक्स्ट पे फोकस करो। बोथ कंट्रीज अग्री टू एलिवेट द रिलेशनशिप टॉक्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दे साइंड both countries agreed to elevate the relationship to a strategic partnership. They signed agreements that institutionalize defense cooperation as well as other areas such as renewables. तो जो उनकी मीटिंग हुई है, पीएम गए हैं वहाँ पर, हमारे पीएम, तो व्हाट दे हैव डन, जब कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट या कुछ भी होता है, तो वो कुछ अग्रीमेंट साइन करते हैं कि भाई इन एरियाज में वी विल वर्क टुगेदर, कभी साइंस में, कभी इकोनॉमिक के फील्ड में, तो ऐसी सब चीज़ें। तो उन्होंने भी डिफेंस के फील्ड में और रिन्यूएबल्स के फील्ड में स्पेशली देव साइन अग्रीमेंट्स। फॉर इंडिया, कुवैत इज ऑल्सो अ की सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंगली एज वेल एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, न्यूज़ में रहता है कई बार, सो यू शुड नो इट। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ना ग्रुप है कंट्रीज़ का, इसी रीजन की, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ का, बट द थिंग इज इसमें मेनली सुन्नी कंट्रीज़ हैं, जैसे इन इस्लाम यू हैव सुन्नी एंड शिया, तो ये मेनली उन कंट्रीज़ का है जो सुन्नी सेक्ट से हैं, लाइक ईरान जो शिया को फॉलो करता है वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इसमें सऊदी अरेबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यूएई भी है, और कुवैत उसका प्रेसिडेंट है। इनका प्रेसिडेंट चेंज होता रहता है हर साल, कोई मतलब वो रोटेट होती रहती है जो लीडरशिप है, तो अभी करंटली कुवैत के पास है, तो इस वजह से भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी लीडर है तो ऑफकोर्स उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा पूरी बॉडी पे। और फिर अगर कुवैत हमारा जो अभी विजिट है, जिसमें वो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है इस ग्रुप का, अगर उसके साथ अच्छी रिलेशन होगी तो डेफिनेटली जो बाकी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनके साथ भी चांस होगा कि अच्छी रिलेशन हो।
Approximately 89% of the total FDI from the GCC has been received in the last decade. And bilateral trade between India and Kuwait in the last fiscal year was over $100 billion. अब ये क्या बता रहे हैं कि important तो है, बट जो हमारी engagement है इस region के साथ, it is increasing recently, बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पहले नहीं लास्ट डेकेड में ही हाई है और लास्ट ईयर में इतना ट्रेड हुआ है, तो हर साल वी आर गेटिंग क्लोज. इंडियंस ऑल्सो फॉर्म द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट ग्रुप इन द कंट्री, तो बहुत ज़्यादा इंडियंस यहाँ काम करने जाते हैं. इनफैक्ट अभी पीएम गए हैं तो ही विजिटेड एन इंडियन लेबर कैंप देयर, इंडियन लेबर कैंप. इनफैक्ट एक मूवी भी है अक्षय कुमार की इस पे बेस्ड. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. One of India's great diplomatic successes of the last decade or so has been with moderate Arab states. PM Modi has visited the region several times and India had a role as and has a stake in the success of Ibrahim Accords. अब Ibrahim Accords क्या होता है, ये भी न्यूज़ में आ जाता है, स्पेशली जब इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई की बातें चल रही होती हैं, न्यूज़ में होता ही है वो. तो इब्राहिम अकॉर्ड्स भी आपसे कोई पूछ सकता है. एक्चुअली में ये निगोसिएशन अग्रीमेंट्स हैं जो यूएसए ने मीडिएट कराए थे 2020 में. तो ये यूएसए ने मेडिएट कराए थे और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 3-4 साल ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है. तो इसमें इज़राइल और बाकी अरब स्टेट्स की पीसफुल निगोसिएशन या पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई भी किसी इशू से रिलेटेड, वो सब चीज़ें मेनली क्योंकि इज़राइल और पैलेस्टीन का बहुत इशू है. और पैलेस्टीन इज़ लाइक इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय मैनी अरब स्टेट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉमन रिलीजन दे हैव. और पहले तो बहुत सारी अरब स्टेट्स इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी एज अ स्टेट, पर धीरे धीरे बिकॉज उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो गई कि वो भी उस पर डिपेंडेंट हो गए, तो बहुत सारी अरब स्टेट्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड की. बट फिर भी थोड़े इश्यूज हैं, तो ये अकॉर्ड्स मेनली उसके लिए यूएसए ने मेडिएट किए थे. The current violence in Israel, Palestine and the instability post the fall of the Assad regime in Syria augur a strategic reorganizing in the Gulf. अब ये भी एक बहुत रिसेंटली न्यूज़ में सीरिया का जो प्रेसिडेंट है असाद, ये बहुत टाइम से यहाँ सिविल वॉर चल रहा था, फाइट चल रही थी, और दैट वाज एन इशू. यहाँ पर बहुत रिबेलियन ग्रुप्स थे. जब कंट्री में थोड़ी भी डिस्टर्बेंस होती है तो रिबेलियन ग्रुप्स राइज कर जाते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो प्रेसिडेंट को हटा दें. तो बहुत 2011 से आई थिंक ये चलता ही जा रहा है. फाइनली अब ये जो वॉर, जो इन रिबेलियंस थे जो उसको हटाना चाहते थे, वो सक्सीड कर गए. इनफैक्ट वो इतने सालों से इसलिए नहीं उसे हटा पा रहे थे क्योंकि रशिया का बहुत सपोर्ट था. बट अब रिसेंटली रशिया बहुत बिजी है यूक्रेन के साथ, उसका खुद का वॉर चल रहा है, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा होगा. तो रिबेलियंस जो अगेंस्ट थे प्रेसिडेंट के, उन ग्रुप्स ने सोचा चलो ये राइट टाइम है, जब आपका एनिमी वीक है तभी उस पर अटैक करो. तो ऐसा ही हुआ और असाद इज़ नाउ आउट. इनफैक्ट इसका एक एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री से भी रिलेटेड है. यू रिमेंबर 1971 में जो वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश की क्रिएशन हुई थी. इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था बिकॉज बांग्लादेश वाज एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान बिफोर. ये पहले ईस्ट पाकिस्तान ही था, तो फिर वॉर हुआ और ये एक सेपरेट कंट्री बन गई. तो some people say that we were able to win this war and successfully create this separate country because उस टाइम यूएस से जो था वो अपने खुद के एक वियतनाम वॉर था, यूएस वियतनाम वॉर, उस वॉर में उलझा हुआ था. उसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर हमारे वॉर में इंटरफेयर करे. तो इसलिए उस टाइम इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सोवियत यूनियन की हेल्प से वी वर एबल टू विन, और यूएस से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाया, वो खुद बिजी था. तो यही कुछ ऐसा सिनेरियो सोचो कि रशिया खुद बिजी था वॉर के साथ, इसको सपोर्ट नहीं कर पाया, मौका देखा और इसको हटा दिया. सो in this context, shoring up ties with GCC countries like Kuwait is essential. India must now operationalize the security agreements. They have moved far too slowly in the past. अब ऑथर जो है हमें थोड़ी recommendations देने लग गया है कि क्या क्या हमें करना चाहिए. पहले हम थोड़ी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे उस कंट्री की, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या करना चाहिए ताकि रिलेशंस और अच्छी हो जाए. तो जो हमारी सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स है उनको अब थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए. उनमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है. दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. हम लोग बहुत सारे अग्रीमेंट्स कर लेते हैं बट इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती हैं चीज़ें. नए नए अग्रीमेंट्स, एक के ऊपर एक अग्रीमेंट होता जा रहा है, पुराने तो इम्प्लीमेंट होते नहीं हैं. तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद नए की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए
बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लाइक जैसे जीएसटी अब एक ही टैक्स है, पहले कितने सारे टैक्सेस होते थे, हर स्टेट के लिए अलग टैक्स, बहुत मुश्किल था। मान लो किसी को अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोलने तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता, बट ये एक स्टेप था बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। या सिंगल विंडो क्लियरेंस, पहले बहुत सारी परमिशंस के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाना है, अब एक साथ ऑनलाइन बहुत सारी परमिशंस क्लियर हो जाती है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये होता है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। That invites and secure investment from various players in the region, not least the sovereign funds of the GCC countries. Sovereign funds क्या होते हैं, ये भी थोड़ा न्यूज़ में होता है। इनफैक्ट यूएई का तो बहुत बड़ा फंड है। तो ये जो कंट्रीज़ होती है ना, उनका अपना एक फ़ंड होता है, मतलब गवर्नमेंट का, और वो इन्वेस्ट करती है फिर कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही सॉवरेन फंड्स हैं, और इंडिया कोशिश करती है, क्योंकि ये कंट्रीज़ बहुत रिच हैं, तेल बेच बेच के बहुत रिच हो चुकी हैं, तो इनका ये एक अच्छा अमाउंट होता है यहाँ पर, तो हम कोशिश करते हैं वो इन्वेस्ट करें यहाँ पर। For long, Delhi viewed the Gulf through the prism of its ties with Pakistan. ये हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि कैसे। That is no longer a salient factor, with most regional players keen on deeper bilateral ties. इसलिए पाकिस्तान को साइड करो और अपना 1-to-1 टाइज देखो कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है बायलेटरली। Forget about पाकिस्तान, उसके एंगल से नहीं सोचना है। अगर हमारे लिए अच्छा है, then go ahead. It is also important for India to recognize how Kuwait has facilitated interactions with the diaspora and respected New Delhi's sensitivities on cultural and religious matters. Indians in government and outside it should endeavour to do the same. तो जैसे कुवैत ने हमारे को सपोर्ट किया है, हमारे साथ कोऑपरेट किया है कल्चरली, डायस्पोरा के साथ और बाकी चीज़ों में, ऐसे हमें भी उसके साथ करना चाहिए। तो दीज वर रिकमेंडेशंस। तो हमें इस आर्टिकल से नॉलेज भी बहुत मिल गई, हमें थोड़ा रीजन के बारे में पता चला वो कहाँ है, और बिकॉज जोग्राफी ऑल्सो हेल्प्स यू, कुछ और पढ़ोगे तो काम आएगा। अच्छा यूएई के इतनी पास है, ये पर्शियन गल्फ, वो सब चीज़ें, इस रीजन की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी वेस्ट एशिया की, वो बहुत जगह यू कैन यूटिलाइज। फिर हमने सद्दाम हुसैन भी, सद्दाम हुसैन तो आई थिंक मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग, 2003 में यूएसए ने ओवरथ्रो किया था ऑन द बेसिस कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। फिर बाद में बड़ा कंट्रोवर्शियल था वो कि भाई पता नहीं वो वेपन्स थे भी या नहीं थे, और उसके बाद उस रीजन में बहुत इंस्टेबिलिटी आ गई, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बन गए, तो बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। फिर हम लोगों ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी समझा, राइट। और अब हम थोड़ा इसको देखते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग इट, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता, आरसी होता, आपको पढ़ना होता, तो कैसे करते इसे। कुछ चीज़ें देखो, ये चीज़ हमने सीखी कि ऐसे फैक्चुअल चीज़ जो कोई कंटेंट नहीं दे रही है ना, उस पर क्वेश्चन हो सकता है, उसको आप लीव कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ कि सी कैट में आपके आरसी मोस्टली एक चीज़ पे तो ज़रूर होंगे, मतलब एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर सेंट्रल थीम पे होता ही है हर आरसी में। तो इस जो आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या थी कि भाई कुवैत के साथ रिलेशन में हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी मस्ट टेक स्टेप्स नाउ। तो एक पॉजिटिव टोन ही है कि उसके साथ अच्छी रिलेशन होनी चाहिए। तो लेट्स से कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन में आंसर ऐसा नहीं हो सकता ना जो सेंट्रल थीम के अगेंस्ट जाए, अगर मुझे राइट ऑप्शन पिक करना है तो, एक्सेप्शन वाला नहीं मैं कह रही हूँ। तो अगर किसी ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो कह रहा है कि नहीं कुवैत अच्छा नहीं, उसके साथ हमें रिलेशनशिप नहीं अच्छी रखनी चाहिए, तो सेंट्रल थीम के ही अगेंस्ट है, चाहे उसके पीछे वो कोई भी फैक्ट बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेंट्रल थीम जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये आर्टिकल वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, एंड दिस वाज आई थिंक क्वाइट यूजफुल, एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो ऑल्सो। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।